गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो अब शुरू करते हैं भाई, आज का नया चैप्टर है। आज सबसे पहले तो हम पॉलीमर्स खत्म करेंगे, उसके बाद ग्लास खत्म करेंगे। दो छोटे छोटे टॉपिक हैं पर इनसे सवाल आ जाते हैं, ठीक है। पॉलीमर्स और ग्लास अच्छे टॉपिक हैं, तो पहले हम पॉलीमर पढ़ेंगे फिर हम ग्लास पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए एक बात और, इसमें नाम बहुत सारे आएंगे, ठीक है, बहुत सारे नाम आएंगे। तो सारे नाम जो होंगे वो लगभग हिंदी इंग्लिश में एक जैसे होंगे। तो मैं लिखवाऊंगा सिर्फ इंग्लिश में, तो आप उन्हीं को वैसे लिख लीजिए, चाहे आप हिंदी में बना के लिख लेना, चाहे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। इंग्लिश में लिखोगे तो ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि नाम वही रहेगा, इंग्लिश वाला ही नाम आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो हिंदी में मिलेंगे, पर वो होगा इंग्लिश का ही शब्द, ठीक है। चलो भाई, पॉलीमर्स यानी कि बहुलक। आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइस भी आ रही है क्या? किसी बच्चे को बैकग्राउंड नॉइस सुनाई दे रही है आगे पीछे की, जो मेरे आवाजें आ रही हैं? साफ है ना आवाज? तो चलो भाई, तो देखिए पॉलीमर्स होते क्या हैं। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये मिल गए एक दूसरे के साथ और एक बड़ा टुकड़ा बना दिया, बस यही होता पॉलीमर। इनको कहेंगे हम, इनके एक यूनिट को कहेंगे हम मोनोमर। जो एक है ना, एक यूनिट या एक हिस्सा या एक सेगमेंट या एक खंड, जो ये जुड़ेगा आपस में एक दूसरे के साथ और मिलकर एक बड़ा सेगमेंट बनाएगा, एक बड़ा खंड बनाएगा, उसे कहेंगे पॉलीमर, ठीक है। तो मोनोमर जो इसमें एक ही खंड हो, पॉलीमर जिसमें बहुत सारे खंड हो, बहुत सारे खंडों से जो मिलकर बना हो, ठीक। यह अंतर होता है मोनोमर और पॉलीमर में। अब आपके चैप्टर में जैसे मान लीजिए पहली रिएक्शन अगर मैं आपको लिखवाऊं, पहली रिएक्शन कि भाई एक मोनोमर होता है CH2, CH2, और ऐसे बहुत सारे मोनोमर हैं, ऐसे बहुत सारे मोनोमर हैं। तो मैं इनको N मोनोमर्स मान लेता हूं। अब वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, उसकी जगह मैंने N लिख दिया, N की वैल्यू कुछ भी हो। अब जब ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, कैसे? लेबोरेटरी में रिएक्शन करवाई जाती है हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर में, ठीक। तब जाके ये सारे लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, और जब ये जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे? ये सारी चेनें आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये बनेगी CH2 CH2, ऐसे करके ये सिंगल सिंगल एक दूसरे के साथ सारे जुड़ते चले जाएंगे, बहुत सारे CH2 CH2 ऐसे करके, ठीक है। जितने N होंगे, डिपेंड करता है कितने N है। तो आप बजाय इसको ऐसे लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, दूसरा तरीका। ज्यादातर किताबों में ऐसे लिखा मिलेगा, एग्जाम में ऐसे लिखा मिलेगा, N लगा दिया कि भाई ये जो N मोनोमर हैं अगर एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो ये चेन बना लेंगे एक दूसरे के साथ। तो ये चेन ये जो सिंबल है ये बता रहा है कि ये चेन बनी हुई है, किस किस के बीच में बनी हुई है? इस और इसके मोनोमर के बीच में, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मोनोमर हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ चेन बनाई हुई है। कितने मोनोमर हैं जी? N नंबर ऑफ मोनोमर है, इसलिए यहाँ पर N लिख दिया, ठीक। तो इस पॉलीमर के चैप्टर में सिर्फ आपको 2 चीजें सीखनी है। वो क्या? कि किसी भी पॉलीमर का मोनोमर क्या है और उस मोनोमर का किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बस। आपके एग्जाम में इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता, रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी, आपको समझाने के लिए बताई गई है बस। आपको तो सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सा पॉलीमर है, उस पॉलीमर का मोनोमर कौन सा है और उस मोनोमर का इस्तेमाल क्या है, बस। ये 3 चीजें पूछता है वो हमेशा, ठीक है। और इन 3 चीजों पे ही चर्चा करेंगे बस, और कुछ नहीं पढ़ेंगे हम इसके अलावा। हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे,
तो भाई ये कौन सा पॉलीमर होता है? पहली बात तो मोनोमर की बात कर लेते हैं। इस मोनोमर का नाम क्या है? इस मोनोमर का नाम है इथीन। हिंदी में भी यही नाम होगा। इसका नाम क्या है भाई? जब बहुत सारे इथीन जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? पॉलीइथीन, या कह लो पॉलीथीन। ये होता है पॉलीथीन। ठीक, तो ये हो गया पहला पॉलीमर। दूसरा पॉलीमर देखो, अब मैं सिर्फ पॉलीमर लिखवाऊंगा, पॉलीमर का नाम लिखवाऊंगा। पॉलीमर का नाम है पॉलीस्टाइरीन। ठीक, इसका मोनोमर कौन है? किससे जुड़कर बना है ये? तो इसका मोनोमर है सिर्फ स्टाइरीन। और वो तो वैसे भी नाम समझ में आता है। यूज किस लिए होता है इसका? इस मोनोमर का इस्तेमाल किस लिए होता है? कंघी बनाने के लिए। जो कंघी वगैरह बनती है ना, वो इसी पॉलीमर की बनती है। ठीक, अगला देखो, एक पॉलीमर और, जैसे मान लीजिए पीवीसी, बहुत नाम सुना ही होगा आपने। ये होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये पॉलीमर है। इसका मोनोमर कौन सा हो गया? विनाइल क्लोराइड। इस्तेमाल होता है पाइप बनाने के लिए। चलो, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें चीजें ज्यादा नहीं है, तो इसको जल्दी जल्दी उतारो, फिर हम ग्लास की ओर बढ़ेंगे। डन करो उतारने के बाद। डन है भाई, आगे बढ़े। एक बार बोल दिया करो माइक में। चलो कुछ और पॉलीमर देखते हैं। पैन। ठीक है, इसको शॉर्ट में पैन बोलते हैं। नाम क्या है इसका? पॉली एक्रोनिलेट एक्रेलोनाइट्राइल। चलो ये पूरा नाम है। मोनोमर कौन सा है इसका? मोनोमर तो समझ ही गए होगे, पॉली को हटा दो, एक्रेलोनाइट्राइल। यूज, जो ऊन होती है ना, वो इसी पॉलीमर की बनी होती है, वूलन फाइबर। हिंदी में बोलते हैं इसे ऊनी रेशे। अब आ जाइए टेफ्लॉन। टेफ्लॉन तो बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, घरों में इस्तेमाल होता है। टेफ्लॉन पॉलीमर है, इसका मोनोमर क्या होता है? ये बहुत पूछा जाता है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसका मोनोमर जरूर पूछेगा आपसे, टेट्राफ्लोरोइथीन। ठीक, यूज इस्तेमाल, जो आपके बर्तन होते हैं जिसमें आप खाना वाना पकाते हो, तो उसमें जो खाना होता है वो चिपक जाता है, वो चिपके ना है उसके लिए टेफ्लॉन की लेयर लगाई जाती है, तो टेफ्लॉन के ऊपर खाना चिपकता नहीं है। उसी को बोलते हैं नॉन स्टिकी, एक मिनट में, नॉन स्टिकी कुकवेयर्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, खाना ना चिपकने वाले बर्तन। ठीक है, जल्दी से उतार के डन करो। साथ में भी उतार सकते हो आप, ठीक है, साथ साथ भी उतार सकते हो।
आगे बढ़े। भैया एक बार माइक में बोल दो। देखो टेरेलिन यानी कि डैक्रॉन, टेरेलिन और डैक्रॉन ये भी एक तरह का पॉलीमर है। इसका जो मोनोमर होता है, मोनोमर का नाम होता है टेरेथैप्लिक एसिड। नाम थोड़े कठोर आएंगे भाई इसके अंदर। इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक, ये दोनों से मिलकर बना हुआ, ये दो मोनोमर इस्तेमाल होते हैं। इसका यूज हेलमेट बनाने में होता है। ऐसी कॉमन और बेसिक चीजें काफी ज्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, एक और होता है पीईटी, एग्जाम का नाम नहीं है ये, पॉलीमर का नाम है, पॉली इथाइलिन टेरापेथलेट। यूज वाटर बनाने में, पानी की बोतलें बनाई जाती हैं, ठीक। जल्दी से उतार के डन बोलो, माइक में डन बोलो एक बार, साथ साथ उतारते चलो, ज्यादा समझने वाली चीजें हैं नहीं। चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं। अगला है नायलॉन। अब देखिए नायलॉन दो तरह के पॉलीमर होते हैं, एक होता है नायलॉन 66, एक होता है नायलॉन 6, ठीक। नायलॉन 66 को नायलॉन 66 क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके मोनोमर 6 कार्बन से बने होते हैं। समझाता हूं। पहला मोनोमर होता है इसमें एडिपिक एसिड, इसमें दो मोनोमर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपकते चले जाते हैं। हेक्सामिथाइलिन, डायमाइन पूरा नाम। तो इसमें कितने कार्बन होते हैं? इसमें भी 6 कार्बन होते हैं भाई, इसमें भी आपके 6 कार्बन होते हैं, इसमें भी आपके 6 कार्बन होते हैं, इसीलिए इस वाले को नायलॉन 66 बोलते हैं। इसका यूज जो ब्रश होती है ना, ब्रश, उसके रेशे बनाने को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो टूथपेस्ट वाली ब्रश होती है, उसमें जो रेशे होते हैं जो दांतों पे लगते हैं, वो बनते हैं इससे। इंग्लिश में कहते हैं उन्हें ब्रिस्टल्स ऑफ ब्रश, ठीक है, ब्रश के रेशे। ठीक, ये होगी नायलॉन 66 की बात। अब नायलॉन 6, नायलॉन 6 को सिर्फ नायलॉन 6 क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही मोनोमर होता है जिसमें 6 कार्बन होते हैं, कैप्रोलैक्टम एक ही होता है, इसके कार्बन गिनती के 6, इसीलिए सिर्फ नायलॉन 6 बोला जाता है। यूज रस्सी बनाने में, रोप मेकिंग, ठीक है, रस्सी बनाने में होता है। उतार लिया भाई। अब आ जाओ बैकलाइट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी बहुत आता है एग्जाम्स में। बैकलाइट
ये भी एक तरह का पॉलीमर होता है, इसका मोनोमर है फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, यूजेस जानते होंगे, जो हमारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं ना घर के अंदर, वो इसी से बने होते हैं, बेकेलाइट से। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल स्विचेस एक बार टूट जाते हैं तो टूट जाते हैं, वो दोबारा से रिपेयर नहीं हो सकते, है ना, एक बार खराब तो खराब। और आपने यूटेंसिल्स के हैंडल्स देखे होंगे, वो भी इसी से बने होते हैं, बर्तनों के हैंडल जो होते हैं, ये बेकेलाइट है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम, नेचुरल रबर। ये नेचुरली पाई जाती है, पेड़ों के थ्रू मिलती है, अगर आप लोगों ने देखी हो कभी, जिसको गोंद भी बोलते हैं, है ना, तो ये पेड़ों में से निकलती रहती है, बहती रहती है। कई लोग इसे इकट्ठा करते हैं, क्यों, रबड़ बनाने के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रीज वगैरह में तो इसका पूरा कारोबार चलता है। तो मोनोमर यानी कि आइसोप्रीन, इसका आइसोप्रीन मोनोमर होता है। ठीक है भाई, अब देखो जो जो नेचुरल रबर होती है ना, उम्मीद है कि आप लोगों ने उतार लिया होगा, जो नेचुरल रबर होती है वो सॉफ्ट होती है, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ज्यादा लचीली होती है, वो हमारे कोई काम की नहीं है। मतलब उससे रबड़ बैंड बनाएंगे और वो रबड़ बैंड अगर हमने पहना तो वो तुरंत टूट जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए उसी नेचुरल रबर को गर्म करके, ठीक है, इसी नेचुरल रबर को हीट करके, ये हीट का सिंबल है भाई, गर्म करके उसमें सल्फर डाल दिया जाता है। ठीक, तो अब जो रबड़ तैयार होती है बनके, वो रबड़ तैयार होती है वल्कनाइज्ड रबर। ठीक है, हिंदी में हम बोलेंगे वल्कीकृत रबड़। ठीक, ये हार्ड होती है, नेचुरल रबर तो सॉफ्ट होती है, लचीली होती है, जो हमारे कोई काम की नहीं है। वल्कनाइज रबड़ हार्ड होती है। ठीक है, और इसमें कितना प्रतिशत सल्फर डलता है, करीबन इसमें सल्फर डलता है 3 से 5%। ठीक है, जो वल्कनाइज रबर होगी ना, उसमें नेचुरल रबर 97% होगी, सल्फर 3 से 5% होगी। ठीक, तो होता क्या है देखो, बेसिकली मैं डायग्राम से भी आपको समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये नेचुरल रबर है, तो ये लेयर्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे। अब ये लेयर्स एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती, इसीलिए सॉफ्ट होती है रबड़। ठीक, ये नेचुरल रबर है। अब जैसे ही इसको हीट कर दिया जाता है सल्फर की प्रेजेंस में, तो होता क्या है, यही नेचुरल रबर में बीच में सल्फर आ जाता है, तो ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, तो रबड़ क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। ठीक, समझ गए होंगे भाई, जल्दी से उतारिए, डन करिए। और इस रिएक्शन को कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। इतना तो समझ ही गए होंगे आप लोग, है ना। इस रिएक्शन का नाम होता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, रबर का वल्कीकरण करना, रबर का वल्कीकरण करना। डन बोलो। चलें आगे भाई। अब आ जाओ आगे। अगला पॉलीमर है ग्लिप्टिल। ठीक, ग्लिप्टिल, इसका जो मोनोमर होता है पैथेलिक एसिड
जमा एथाइलिन ग्लाइकोल, 2 मोनोमर होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं इस पॉलीमर को बनाने के लिए। इसका यूज पेंट्स बनाने में होता है। ठीक, अब जो आपकी आर्टिफिशियल सिल्क होती है वो भी एक तरह का पॉलीमर है, आपको पता है? आर्टिफिशियल सिल्क, जिसको हम रेयॉन भी बोलते हैं, है ना? आर्टिफिशियल सिल्क हो गई, रेयॉन हो गए, आजकल बहुत तरह के फाइबर आ गए हैं ना, हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम रेशम। आजकल बहुत तरह के फाइबर आ गए हैं, तो ये फाइबर बने किससे? ये फाइबर एक तरह के पॉलीमर है। तो इनमें मोनोमर कौन सा इस्तेमाल हो रहा होता है? मोनोमर इस्तेमाल हो रहा होता है सेलुलोज। ठीक, अच्छा ये पॉलीमर हो गया, ये पॉलीमर हो गया। अब अगला सुनो, मैं इसको दूसरे रंग में लिख रहा हूं। 2-3 तरह के पॉलीमर हैं और उनके एक साथ यूजेस में लिख देता हूं। एक होता है केवलर, ये एक तरह का पॉलीमर है, और एक होता है पॉलीकार्बोनेट्स, ये एक तरह का पॉलीमर है, और तीसरा है लैमिनेटेड ग्लास। इन तीनों पॉलीमर्स के एक ही तरह के यूज होते हैं, और वो यूजेस क्या है? इनके मोनोमर के नाम बड़े भयानक है भाई, वो याद करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, यूजेस पूछेगा डायरेक्ट। तो यूजेस होते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना, ठीक है, या बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाना। बुलेट प्रूफ वेस्ट समझते हो ना? जानते हो बुलेट प्रूफ वेस्ट? अरे जो कोट होता है, ब्लेजर होता है, उसके नीचे जो पहना जाता है, वैसे ही बुलेट प्रूफ ग्लासेस जो बनते हैं वो इन्हीं पॉलीमर से मिलकर बनते हैं। ठीक है जी, बताइए समझ में आया? तो इन तीनों का इस्तेमाल करके ऐसे पॉलीमर बनाए जाते हैं जिनसे ये जैकेट, वेस्ट और ग्लास बनते हैं। ये हो गया आपका पॉलीमर्स खत्म। अब पढ़ेंगे हम ग्लास, जल्दी से बताओ, हो गया है? डन है भाई? चलो नेक्स्ट चैप्टर, ग्लास, कांच। ठीक, सुनिए, देखिए इसके फार्मूले की बात करूं तो इसका फार्मूला होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। ठीक है, अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सीखिए थोड़ी सी। जैसे मान लीजिए ग्लास का टुकड़ा है, खिड़की है मान लो आपके, ठीक है, घरों में कोई ना कोई कांच का टुकड़ा लगा हो, तो ये ग्लास है। अब देखा होगा आपने, जब ग्लास लगता है नया नया तो वो ऊपर से भी उतना ही मोटा होता है जितना नीचे से मोटा होता है। मतलब थिकनेस ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है। बट जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, गर्मी आती जाती है, तो ये जो ग्लास होता है ये एक्चुअली में फ्लो करता है पिघल कर। अब पिघल कर फ्लो करेगा तो नीचे ही बहेगा। तो आपने देखा होगा गर्मियों के अंत तक आते आते ये नीचे से मोटे हो जाते हैं, ऊपर से पतले रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा बहुत फ्लो करते हैं। इसीलिए इनके कुछ और नाम हैं, इन्हें कुछ और नामों से भी पुकारा जाता है इसी कारण। अब वो दूसरे नाम क्या है? ऑल्टरनेट नेम। पहला है सुपर कूल्ड लिक्विड, क्योंकि ये सुपर कूल्ड जैसे दिखते हैं इसीलिए इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बुलाया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सुपर कूल्ड लिक्विड कौन होते हैं? तो ग्लास होते हैं। हिंदी में बोले तो अति शीतित द्रव्य। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, क्या ये पूरी तरीके से बहते हैं, पानी की तरह बहते हैं? नहीं, थोड़ा बहुत बहते हैं, इसीलिए इनको सेमी लिक्विड बोलते हैं।
सेमी लिक्विड बोलते हैं, यानी कि अर्धद्रव। ठीक, किससे बनाए जाते हैं ये ग्लास? रॉ मटेरियल क्या है? ठीक है, इनका कच्चा माल क्या है? तो रॉ मटेरियल पहला है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है लाइमस्टोन चूना। घर में जितनी भी चीजें लगी होती है ना, ज्यादातर 95% चीजों में तो ये लाइमस्टोन है। आपकी ईंटें किससे बनी है? लाइमस्टोन से। आपका सीमेंट किससे बना है? लाइमस्टोन से। आपका जो ऊपर प्लास्टर होता है ना, वो किससे बना है? लाइमस्टोन से। जो आपका वो क्या बोलते हैं उसे, अरे ये जो रंग सफेदी करने के लिए डिस्टेम्पर जो बना होता है, वो किससे बना होता है? लाइमस्टोन से। सफेदी किसकी है? लाइमस्टोन की। तो ये जो चूना है ये तो हर जगह दिखेगा, ठीक है। इवन जो लोग दीवारों पे थूकते हैं उसमें भी चूना होता है, ठीक है। तो घरों में 95% चीजें लाइमस्टोन की होती है। तीसरा है सैंड, बालू। ठीक, जल्दी से उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं। डन है जी, आगे बढ़े। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ग्लासेस। ग्लासेस के प्रकार, ठीक है। तो कुछ ग्लासेस होते हैं जो कलर्ड होते हैं, दिखने में रंग बिरंगे होते हैं, कलर्ड ग्लास। अब कलर्ड ग्लासेस में कलर, कौन सा कलर क्यों है ये पढ़ेंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका ग्रीन कलर का ग्लास है, तो ग्रीन कलर किस वजह से? क्योंकि उस ग्लास के अंदर क्रोमियम ऑक्साइड होता है, ठीक। कोई ग्लास पर्पल है, तो पर्पल क्यों है? क्योंकि उसके अंदर मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है, ठीक। ब्राउन है तो आयरन ऑक्साइड होता है, ब्लू है तो कोबाल्ट ऑक्साइड होता है, ठीक। और लास्ट बचा अगर रेड है तो सेलेनियम ऑक्साइड होता है, ठीक। चलो भाई, दूसरे टाइप का ग्लास देख लो। ये पहला टाइप हो गया, अब दूसरा टाइप देख लो। दूसरा टाइप होता है पायरेक्स ग्लास, ठीक। इससे इसको है ना, ये जो पायरेक्स ग्लास है इसको टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तापमान घट बढ़ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो ये बहेगा ना कुछ होगा इसका। तो ये रेजिस्टेंट होते हैं टेम्परेचर के अगेंस्ट, रेजिस्टेंट अगेंस्ट टेम्परेचर। तापमान से इनको कोई असर नहीं होता है, ठीक। आगे दूसरा, ये बनते कहाँ हैं? ये इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? इनका यूज होता है लेबोरेटरी के अंदर, इन लेबोरेटरी, प्रयोगशाला के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, प्रयोगशाला में। तीसरा यहीं पे लिख लो ताकि सारा एक साथ दिखाई दे। फाइबर ग्लास,
फाइबर ग्लास जानते हो, जैसे कि आंखों के ऊपर जो चश्मा होता है उसमें जो लेंस डलता है वो फाइबर ग्लास का बना होता है। इसमें क्या होता है, ये फाइबर होगा, ये फाइबर होगा, ये दोनों फाइबर होंगे। ये दोनों फाइबर होंगे और इन दो फाइबरों के बीच में एक प्लास्टिक की लेयर डाल दी जाती है। ठीक, ये प्लास्टिक होती है। तो जब भी इस तरीके से कोई ग्लास तैयार हो, और ये एकमात्र ऐसा ग्लास है जिसके बीच में प्लास्टिक होती है सैंडविच की तरह, एकमात्र ऐसा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एकमात्र ऐसा जो भी फाइबर है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे फाइबर ग्लास। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्लास्टिक की लेयर इस्तेमाल हो रही है। अ लेयर ऑफ प्लास्टिक इज यूज्ड। ठीक, कहां इस्तेमाल होता है, यूज कहां होता है, स्पेक्ट्स बनाने में प्लस एरोप्लेन में। एरोप्लेन की जो खिड़कियां होती हैं वो इसी से बनती हैं, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है और मजबूत होता है साथ के साथ। जैसे आजकल आपने देखा होगा जो स्पेक्ट्स हैं उनके ग्लासेस ऐसे आने लग गए हैं कि नीचे गिर जाए तो टूटेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर ये वाला फाइबर ग्लास होता है। पहले आते थे कांच के, वो बंद हो गए हैं अब आना, अब तो कोई इस्तेमाल ही नहीं करता उनको। ठीक है जी, जल्दी से उतार लीजिए इसको और होते ही डन बताइए। डन, बोलिए, उतार लिया। आ जाओ, अब पढ़ते हैं चौथा नंबर। चौथा है ऑप्टिकल ग्लास। इसको फ्लिंट ग्लास भी बोलते हैं। ठीक, ऑप्टिकल ग्लास यानी कि फ्लिंट ग्लास कहाँ इस्तेमाल होता है, ये भी लेंस और प्रिज्म जैसी चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेंस प्लस प्रिज्म जैसी चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। एक पांचवा होता है सॉफ्ट ग्लास, जिसको हम सोडा ग्लास भी बोलते हैं, और इसी को हम ऑर्डिनरी ग्लास भी बोलते हैं। ठीक, अब ये कहाँ इस्तेमाल होता है, यूज क्या है इसका। जो खिड़कियों के कांच होते हैं वो ये वाले होते हैं, सॉफ्ट ग्लास वाले, विंडो ग्लासेस। ठीक है, पहला। दूसरा, इलेक्ट्रिक बल्ब के जो कांच होते हैं ना वो भी इसी से बनते हैं, देखा ना कितने सॉफ्ट होते हैं, टूट जाते हैं तुरंत। ट्यूबलाइट के जो कांच होते हैं वो भी इसी से बनते हैं। ठीक, तो ये उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट के कुछ रहे हैं वो भी देख लो, थोड़ा सा ही रहा है बस। फोटोक्रोमैटिक, फोटोक्रोमैटिक ग्लास। अब ये किस तरह का ग्लास होता है, देखिए होता क्या है, जैसे आपने कुछ ग्लासेस देखे होंगे जो पहले इस्तेमाल होते थे कार वगैरह में, जैसे उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती थी वो काले हो जाते थे, मतलब वो दिन में काले दिखाई देते थे। ठीक है,
और रात में सफेद। आजकल भी घरों में भी ऐसे इस्तेमाल होते हैं, जिनको अगर दोपहर में या दिन में देखा जाए जिनके आर पार, तो वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो काले दिखाई देते हैं दिन में, और रात में उनसे देख सकते हैं। ऐसे देखे होंगे आपने, कांच घरों में इस्तेमाल होते हैं। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है, ये ग्लास ऐसे रंग क्यों बदलते हैं? क्योंकि इनमें होता है सिल्वर ब्रोमाइड, कंटेन सिल्वर ब्रोमाइड, इनके अंदर सिल्वर ब्रोमाइड होता है, और इसी सिल्वर ब्रोमाइड की वजह से ये काले दिखाई देते हैं सूरज की रोशनी में, डार्क इन सनलाइट। ठीक, इतनी सी बात ध्यान रखेंगे, घरों में इस्तेमाल होते हैं। लास्ट वन, फिर उसके बाद क्लास खत्म। 3D ग्लास। 3D ग्लास का दूसरा नाम है पोलराइड। थ्री डी ग्लास, ठीक है। अब 3D ग्लास कहाँ इस्तेमाल होते हैं, पता है किसी को? तो 3D ग्लास का इस्तेमाल मूवी थिएटर वगैरह में होता है, जैसे कि आप जानते ही हो। पता है ना भाई, इतना तो है ना, मूवी थिएटर में होता है इसका इस्तेमाल। आजकल तो घरों में भी होने लग गया है। आजकल तो बहुत सारी टीवी ऐसे आने लग गई हैं जो 3D व्यू देती हैं घर के अंदर ही, ठीक है, 3D व्यू। किस किस ने 3D में पिक्चर देखी है? चलो भाई, आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर हम कल सुबह मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। 3D 7D 8D सारे देख लिए? चलो भाई, धन्यवाद, शुक्रिया। हम आपको कल मिलेंगे मैथ्स के चैप्टर के साथ। आज केमिस्ट्री हो गई, कल मैथ्स होगी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। और कल बेटा प्रॉफिट एंड लॉस कराएंगे हम, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन।